स्क्रॉलिंग ना यहाँ तो आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है? यहाँ रखिए ना इसको, ये कर्सर यहाँ रखिए इसको समझ। सबको आवाज आ रही है? यस सर। कितने बच्चे जुड़े हैं? माई जुड़ गई। संदीपन है, इतना ही है। किंजल, हेलो सर। बेटा, सब कुछ जुड़ गए, ऐड हो गए? अभी भी बाकी है बहुत लोग। तो काफी लोग बाकी है अभी। फोन कर दो। बहुत लोग नहीं आए, अंकिता भी नहीं आई है। दीपानिता नहीं सर, आई। आपको छोड़ के सिर्फ 8 जन है। तो बोल दो ना बेटा थोड़ा सा। ये संदीप क्यों नहीं है? संदीप, मयूक, सर वो आ गया। संदीप तो था सर, संदीप तो था। मयूक, रितम भी नहीं है अभी तक। सर सिर्फ किंजल, संदीपन, सौविक, जुक्ता, विदिशा, माहिया, सुमिता ही है। पहले से बता दिया बेटा, उसके बाद भी ये हाल है। बताओ ये क्यों नहीं बोल रहा है? मैं हाथे से बढ़ाना है क्या? तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जो आएंगे जुड़ते जाएंगे, नहीं तो फिर आउट हो जाएगा तो बेकार परेशानी हो जाएगी। उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था माइग्रेशन के बारे में, याद है आप? संदीपन, पिछले क्लास में तुम थे ना? जी सर। हाँ, तो बेटा उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे माइग्रेशन का डेफिनेशन कि वन ये परमानेंटली जब कोई पर्सन और पर्सन्स आइदर इन ग्रुप, पीछे देखो जी, आइदर इन ग्रुप और सिंगल अगर मूव है फॉर 1 ईयर, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ये डिफाइन किया गया है माइग्रेशन को। और हम लोग ह्यूमन माइग्रेशन को भी पढ़े थे कि ह्यूमन माइग्रेशन बढ़ता क्यों नहीं जी? इसमें भी जो वाइट की जरूरत है। यहाँ तो उस दिन हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात किया था। यस सर। टाइप ऑफ माइग्रेशन में आपको मैंने इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, हाँ ये डिस्कस हो चुका है बेटा, मैं जस्ट ब्रश अप कर रहा हूँ। और लीगल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन और रेफ्यूजीज, हाँ ये मैं बता चुका था। और उस दिन रोहिंग्या, बर्मा के रोहिंग्या मुस्लिम्स का एग्जाम्पल भी दिया था रिफ्यूजी का, आपको अगर याद होगा, जो एकदम करंट एग्जाम्पल था वो, कि दोज क्रॉस्ड एन इंटरनेशनल बाउंड्री टू एस्केप परसिक्यूशन। और परसिक्यूशन का मीनिंग भी बताया था मैं आपको याद होना चाहिए, शायद हमको लगता है थोड़ा सा। तो ये ट्रेंड इन माइग्रेशन आपके बुक में नहीं है, हमको इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो इसको छोड़ दीजिए। और द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड फॉर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिना, हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, हाँ, और प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, रीजंस फॉर माइग्रेशन। ये बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जी सर। आज वो स्पेशल माइग्रेशन के इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, जिसको इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन भी कहते हैं। इमिग्रेशन EMI, इमिग्रेशन मतलब आउट माइग्रेशन, और इमिग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन। ये डिस्कस हम लोगों ने
किया था। आप लोग अगर थोड़ा सा, आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीपल माइग्रेशन जो करता है तो उसका मेन फैक्टर्स क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इसको आप नोट करते जाइएगा। फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, रीजन ऑफ माइग्रेशन क्या है, ये एग्जाम में आएगा। मयूक, हेलो मयूक। हाँ सर। इज हाँ इट सर। ऑडिबल? यस सर। हाँ बेटा, तो इसको आज नोट करते जाइए, सामने आप कॉपी रखिए और इसको नोट करिए। आज से हमारा रीजन ऑफ माइग्रेशन या कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, मेजर कॉज क्या है। रितम, हेलो, Yes, sir. हाउ आर यू? So प्रेमजीत, fine, sir. चलो बेटा, कहाँ इतना दिन से रहते हो तुम रितम? तुम तो एकदम visible हो गए यार। ना सर, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम थी इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी ज्वाइन हो गया। हाँ, वो स्काइप में ट्राई कर रहे हैं हम। अभी देखो हॉलीडे में सिर्फ 2 क्लास मिला है मेरे, और कल 9 to 10 इसी में करना है हॉलीडे में, और क्वेश्चन भी तैयार करना है। स्कूल ओपन होते ही आपका एग्जाम होगा, तो इसलिए हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। आई एम नॉट श्योर कि कब क्या हो जाएगा, बट बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। इम्पोर्टेंट Yes, ये sir. है हम लोग को, आप इसको कैजुअल वे में नहीं लेंगे, इजी वे में नहीं लेंगे। ये कब तक कंटिन्यू करेगा, इट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग स्टिल। तो बेटा इसको सीरियसली लीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम है आपको तो आप अदर 2 days आप हमसे फेसबुक में भी बात कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं, आप कुछ भी भेज सकते हैं। मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ व्हाट्सएप से, देखते रहता हूँ। ज्योग्राफी में कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, आप चैप्टर वाइज हमसे जो पढ़ाई हो रही है उसको जरूर आप कहीं भी क्वेरी कर सकते हैं किसी टाइम, लेकिन तैयारी करना शुरू कर दीजिए बेटा, क्योंकि आप सिचुएशन Yes, sir. एग्जाम का क्या होगा अभी कोई कुछ नहीं कर सकता अभी। और अच्छा, तुम्हारे जो सीनियर्स थे जिसके टच में कोई बच्चा हो तो उनको इन्फॉर्म कर दो, फाइनल एग्जाम का डेट ऑलमोस्ट आ चुका है जुलाई में। नहीं तो फिर वो गुप्ता सर से भी कंसल्ट कर सकते हैं एग्जाम डिपार्टमेंट से, जिसका ज्योग्राफी और हिंदी शायद छूटा हुआ है। उनके बच्चों का 12 में एग्जाम दे रहे थे, उनका डेटा लगभग शायद टेंटेटिव डेट डाल चुका है। वो कंसल्ट करे और तैयारी शुरू कर दे जो अभी तक छूटा हुआ है बच्चों का। तो अपने सीनियर से बता भी देना जो ह्यूमैनिटीज में है, वो अपना करेगा उसको, क्योंकि अचानक फिर नहीं तो सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वैसे अखिलेश सर से भी बात हुई थी मेरी, कोशिश कर रहे हैं सबको कंसल्ट में रखने का, और वो अपना इन्फॉर्म करते रहेंगे। एनीवे, क्या आ गया तो नो करूँ। अभी हम लोग को अभी नोट कीजिए बेटा, फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशंस, पुल फैक्टर जी एंड सर। फैक्टर, पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर आज का टॉपिक है। 13 स्लाइड में देखिए, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर, इसको लीजिए आप, नोट कीजिए सभी। नोट कॉपी सामने होनी चाहिए, क्लास और कॉपी में नोट करते जाइए, प्लीज नोट डाउन। पुल फैक्टर एंड push factor, these are 2 important factors of migration, whether it is international level or national level. मेन फैक्टर्स में 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं। पुल फैक्टर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि महाराष्ट्र या गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई स्टेट वाइज में ले लीजिए महाराष्ट्र, या गुजरात ले लीजिए, या आंध्रा को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए। ये जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इसके यहाँ फैक्टर होगा माइग्रेशंस का। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इवन बंगाल, ये लोग पुश फैक्टर में आएंगे। ये सारे स्टेट, यहाँ अगर वर्क नहीं है या सीजनल वर्क है तो लोग यहाँ से जॉब की तलाश में, इन सर्च ऑफ जॉब, दे मूव टुवर्ड्स दोज स्टेट्स वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशंस
और अदर फैक्टर्स ऑफ वर्क आर अवेलेबल। तो वहां लोग जाएंगे इन स्टेट से। तो ये जो मैंने 4 स्टेट्स, मेजर 4 स्टेट्स का नाम लिया, ये सारे स्टेट्स में पुश फैक्टर हैं। यहाँ जो रीजन्स हैं वो पुशिंग रीजन्स हैं, और जहां जा रहे हैं लोग वहां पुलिंग रीजन्स है, वहां काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है। हमारे यहाँ क्या है, बिहार में क्या है, यूपी में क्या है, मेजर 2 स्टेट को देखिए, बिहार यूपी को, तो यहाँ सीजनल वर्क है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है। तो लोग यहाँ जब एग्रीकल्चर का टाइम है तब काम 2-3 और 4 मंथ्स मैक्सिमम, उसके बाद 8 मंथ जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तभी, अदरवाइज फिर आदमी यूजलेस है, बेकार है, कोई काम नहीं है। और जहाँ थ्रू आउट द ईयर, ऑल अराउंड द ईयर वर्क मिलता है, लोग वहां जाते हैं, चाहे वो पेटी जॉब करता हो, या छोटा मोटा बिजनेस करता हो, या इंडस्ट्रीज में वर्क करता हो, या कहीं मिनरल्स हो। तो वहां भी जो थ्रू आउट द ईयर काम जहाँ है वहां जाएंगे। तो उस स्टेट के लिए पुल फैक्टर है, मतलब इनवाइट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट और नीड्स ऑफ जॉब लोगों को। अभी देखिए, अभी लॉकडाउन के टाइम में कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, आज से अगर आप अपडेट है तो कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रेन कैंसिल कर दिया कि जो लेबरर्स हैं फ्रॉम अदर स्टेट्स, दे विल नॉट गो फ्रॉम दिस प्लेस, ये कोई नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। उसका रीजन क्या था कि जितने फैक्ट्रीज हैं उसको कौन चलाता है, मेन फैक्टर्स स्किल और नॉन स्किल्ड लेबर चलाता है। आप अगर स्किल्ड लेबर में देखिएगा तो जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो उसको रन कराता है, लेकिन काम मेजर परसेंटेज ऑफ द पीपल किसका है, नॉन स्किल्ड लेबर का है। तो लेबर लोग अपने घर की तरफ आना चाह रहे थे, ऐसे में तो लॉकडाउन उनका फैक्ट्री हो जाता, फिर लोग जाते नहीं जाते, श्योरिटी नहीं था, सर्टेन नहीं था। तो उन्होंने लोगों का टिकट ही कैंसिल कर दिया कि आप रहिए जहां हैं वहीं रहिए, स्टेट छोड़ के मत जाइए। इसलिए ट्रेन को कैंसिल कर दिया था कुछ दिन पहले, आज से 15-20 पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतना इंडस्ट्रीज है तो आप बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के लोग चले जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, फैक्ट्रीज ओपन कैसे होगा। इसलिए उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया था। दैट वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पुल फैक्टर है, लेकिन सिचुएशन। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोल रहे कौन? कोई बात बेटा, वन वे हो जाए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज सबको आ रही है, आवाज आ रही है। मयूक, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। नहीं आ रही तो आप अब उस पुल फैक्टर में और पुश फैक्टर में आप पहला पॉइंट क्या है? अच्छा सर आपका साउंड इको कर रहा है सर, इको कर रहा है साउंड। अब ठीक है? नहीं सर वैसे ही आ रहा है। तब अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दे। माइक्रोफोन म्यूट माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा। ठीक आ रहा है? हाँ सर। ठीक है बेटा? हाँ सर। सभी अभी ठीक है साउंड? हेलो जी सर ठीक है सर। ठीक है बेटा। तो ये देखिए, ये सर ठीक है। हाँ नोट करते जाइएगा। पुल फैक्टर में या पुश फैक्टर का पहला इंपॉर्टेंट कॉज है इकोनॉमिक कॉज ऑफ माइग्रेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा अगर एक्टिव वे में सोचेंगे और थोड़ा सा अपडेट रहेंगे तो आप खुद ही कॉजेज रीजंस निकाल सकते हैं कि कोई भी माइग्रेट क्यों होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों जाता है, अर्न करने के लिए। अर्न का मतलब क्या है, इकोनॉमिक कंसर्न है, फाइनेंस से कंसर्न है। अगर फाइनेंशियल कंडीशंस किसी का खराब होगा तभी वो अर्न करने के लिए कोई दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करेगा, दैट इज द इकोनॉमिक रीजन। अब एक चीज देखना है हमको, ऊपर थोड़ा सा, हाँ, इकोनॉमिक कॉज ऑफ माइग्रेशन में माइग्रेशन इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट, urbanization, moving to the cities because of poor economic conditions in rural areas,
मैंने अभी एक चीज बताया, अगर बाय द वे लिखा हुआ नहीं भी हो, आपके बुक में नहीं भी दिया हुआ, तो आप कॉमन सेंस को अप्लाई कर सकते हैं, सिविक सेंस अप्लाई कर सकते हैं। वो सेंस क्या है कि मैंने जस्ट अभी कहा कि इंडिया इज एन एग्रो बेस्ड कंट्री, एग्रो बेस्ड नेशन। यहाँ एग्रीकल्चर आज भी 68-69% लोग सर्वाइव करता है। आप बुक उठा के देख लीजिए या गूगल करके देख लीजिए, आपको जस्ट टचिंग 70% पीपल आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है इंडिया में। आप अगर देखना चाहेंगे तो आसानी से आपको कहीं भी मिल सकता है, या आपके वेसिनिटीज में, आपके अराउंड में अगर देखना चाहेंगे तो मैक्सिमम पीपल किस पर सरवाइव करता है, एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर क्या होता है, जो नेचुरल चीज है वो सीजनल है, वो सीजनल है। कई ज्योग्राफिकल कंडीशंस रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के लिए। आप क्लाइमेटिक कंडीशंस ले लीजिए, उसका सॉइल कंडीशंस ले लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशंस या मतलब कैपिटल को ले लीजिए, इंटेंसिव लेबर ले लीजिए, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ले लीजिए, इंटेंसिव है, प्रिमिटिव है या कैश क्रॉप है। ये सब सारा फैक्टर्स को आप अगर इंक्लूड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चरल बेस्ड कोई प्लेस अगर है तो वहां थ्रू आउट द ईयर या ऑल अराउंड द ईयर कभी भी किसी को जॉब नहीं मिलता है। ऐसे में सर्वाइवल के लिए जो प्लेस थ्रू आउट द ईयर कुछ प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए, खाने पीने के लिए, थ्रू आउट द ईयर आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप देखिएगा कि अर्बनाइजेशन बेटर पोजीशन में रहता है। इवन आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, थ्रू आउट द ईयर। अगर एक रिक्शा वाला है, सपोज कर लीजिए, एक बहुत इजी एग्जांपल ले लीजिए, एक रिक्शा वाला है, तो अगर आपके गांव में वो रह रहा है तो जिस दिन विलेज हाट लगता है, मार्केट लगता है ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक, उस दिन उसका रिक्शा ज्यादा चलता है। अदरवाइज और डेज वो उतना और नहीं कर पाता है। वही सेम केस अगर किसी छोटा सा टाउन में चले जाइए या सिटीज में, बड़ा सिटीज में चले जाइए, वो नहीं भी तो 12-14 घंटा तो वो डेली अर्न कर ही लेता है। उसका ई रिक्शा हो या ये रिक्शा हो या ठेला हो, कोई भी चीज से वो डेली अर्न कर लेता है। यही डिफरेंस है रूरल और अर्बन एरियाज में। अर्निंग पॉइंट ऑफ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखिएगा तो अर्बन एरियाज में वो रीजन जो भी हो, चाहे बिजनेस हो, वाले को मना कर दो, कुछ नहीं लेना, चाहे बिजनेस हो या फिर इंडस्ट्रीज हो, पेटी जॉब होल्डर्स हो, किसी भी एंगल से आप थ्रू आउट द ईयर वहां वर्क है। ये चीज यहाँ नहीं है। अभी देखिएगा तीसरा पॉइंट, माइग्रेशन टू एस्केप ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट। अब एक फैमिली ले लीजिए, हमारे यहाँ सपोज कीजिए इंडिया जैसे लार्ज साइज न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आज भी इंडिया में बहुत कम है। एक फैमिली है, उनको देख लीजिए, बच्चे 4, 5, 6, 7, उनके एक आदमी, एक अर्निंग हैंड है, 4-5 आदमी है, मिनिमम तो 4-5 बच्चे होते ही, जो नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली हो, नॉट मोर देन 2, मैक्सिमम 2, नहीं तो एक बच्चा और माता पिता। क्योंकि देखिए आपके पास जो रिसोर्सेज है, मेन चीज क्या है, रिसोर्सेज। आप वो नेचुरल रिसोर्स देखिए, मैनमेड रिसोर्स देखिए, किसी टाइप का रिसोर्स, वहां सर्वाइवल के लिए आप एक घर को देखिए, आप अपने फैमिली को देखिए, आपके फादर के फैमिली को देखिए। अभी आपकी फैमिली नहीं, आपके फादर की फैमिली है। आप कितने भाई बहन से, आपके फादर का सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कितने आपके पास घर है, किस उम्र के बच्चों को कैसे उसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पढ़ना लिखना है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कितना रूम चाहिए, कितना उसको तन्हाई चाहिए, कितना उसको है कि नहीं है। अब आप खुद देखिए कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। या आपके पापा के पास, आपके पेरेंट्स के पास इतना लैंड प्रॉपर्टी है कि आप इन फ्यूचर कोई घर बना सकते हैं, या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया कट्ठा जमीन बिकता है तो उसको परचेज नहीं कर सकता। एक आदमी एक जॉब में एक घर नहीं बना सकता है जल्दी, पूरे जॉब में उसका ना वो सर्वाइवल हो सकता है ना बना सकता है। तो ऐसी सूरत पर आप देखिएगा कि ओवर पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर है माइग्रेशन का। उसको
ज्यादा से ज्यादा कमाना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों को फीड करने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने, फुलफिल करने के लिए वो ज्यादा अर्न करना पड़ता है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके मेडिकल के लिए, उसके लाइवलीहुड के लिए, बच्चे का अदर एक्सपेंडिचर। जब तक बच्चा डिपेंडेंट है, पैरासाइट है, तब तक तो आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे ही, ऑब्वियस है। जब आप 18 ईयर्स एबव हो जाएंगे और जब आप लीगली अर्निंग के लिए तैयार होते हैं, तब जाके आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेट कर से। और अगर कोई हायर एजुकेशन में जाते हैं तो 22, 23, 24 साल, 25 साल तक आपके पेरेंट्स को आपको ढूंढना पड़ता है। तो ऐसी सूरत पर ओवर पॉपुलेशन इज द मेन फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। जिसके पास अर्निंग नहीं है वो कई काम को 24 आवर्स में पार्ट टाइम जॉब भी करता है, या कहीं उसको जॉब मिला हुआ है तो नाइट शिफ्ट भी करता है। अलग उसकी मदर को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है फैमिली को रन कराने के लिए। तो ये ओवर पॉपुलेशन एक फैक्टर्स है। माइग्रेशन टू द सुपर्ब इन ऑर्डर टू secure better living conditions, especially better school districts, less crowded living conditions। मैंने अभी आपको जस्ट कहा। अब एक चीज, एक नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग वहां बसना पसंद करते हैं। पहले तो आप देखिए घेटोइज्म एक वर्ड है, घेटोइज्म। पहले आज से 2-3 डिकेड अगर आप बैक जाएंगे, अच्छी किताबों की स्टडी करेंगे, तो लोग अपने कम्युनिटी में रहना पसंद करते थे, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो या कम्युनिटीज के बेस पर या क्रीड के बेस पर हो। मतलब रिलीजन के आधार पर अगर कोई मुस्लिम कहीं बसा है तो देखोगे 10, 20, 50 घर मुस्लिम एक जगह बस गया, या कहीं देखेंगे हिंदूज बसा है तो सारे हिंदूज एक जगह बसेंगे। अलग अलग पॉपुलेशन है लेकिन बसेंगे आसपास। वो कोई क्रिश्चियंस बस रहा है तो अपने आप उस क्रिश्चियनिटी लॉबी में जाके बसेंगे। इसी को कहते हैं घेटोइज्म, यही वर्ड है घेटो। तो अभी एक ट्रेंड देखिएगा, रिक्शा पुलर है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, क्रीड, सारे रिक्शा पुलर एक जगह बस रहे हैं। कोई डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, या बिजनेसमैन हैं, तो अपने अपने प्रोफेशन के आधार पर जाके बस रहा है लोग। उसको कहते हैं घेटोइज्म। तो घेटो कंसेप्ट जो था पहले, वो अकॉर्डिंग टू लाइफ लेवल था। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशंस तो रोल प्ले करता ही उसमें, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ द जमीन लैंड का है, पीचेस ऑफ लैंड या पैच ऑफ लैंड, उसको वो नहीं अफोर्ड कर पाता है। ऐसे सूरत में आप अगर देखेंगे तो लोग वहां बसना पसंद करते हैं जहां शोर शराबा या हंगामा या बहुत ज्यादा क्राउडनेस नहीं होता। अब वो चीज, इन्वायरमेंट जहां पीस हो, जहां पोल्यूशन फ्री एरिया हो, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, वहां लोग ऑप्ट करता है सरवाइव करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, रेजिडेंस बनाने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी देखिएगा, लेस क्राउड लिविंग कंडीशंस, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भीड़ भाड़ की जगह में जहां बहुत ज्यादा, अभी आप इस लॉकडाउन को देखिए ना, एक रीजन कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को आप ओबे कीजिए। इसका मतलब ये होल लाइफ सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। हमको लगता है जहां मेरा घर है कम से कम अराउंड नहीं भी तो है 10-20 मीटर, वहां कोई घर नहीं हो, उधर दूर में हो, आपका सराउंडिंग थोड़ा सा ग्रीनरी हो, साफ सुथरा हो। इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जब एजुकेशन आपके पास है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, तो आप लेस क्राउड एरिया में सर्वाइवल के लिए सोच रहे होंगे। माइग्रेशन टू एस्केप पुअर क्लाइमेट कंडीशन सच एज ड्राउट। देखिए दूसरा फैक्टर को देखिए आप, मैंने अभी जस्ट कहा क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट, आप वर्ल्ड लेवल पर देखिए, आप इंग्लैंड को देखिए, इंग्लैंड का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट देखिए, इंडिया का क्लाइमेट, एशिया, साउथ एशिया का क्लाइमेट देखिए, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट का क्लाइमेट को देखिए। आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से गुजरा है 8 स्टेट से, इंडिया का मैप दिमाग में रखिए, प्लीज ब्रिंग द मैप इन योर माइंड। तो 8 स्टेट को टच करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। उसमें से किस स्टेट में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, किस स्टेट में
ठंडा पड़ता है और कहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में? इंडिया के टोटल स्टेट्स को अभी आप छोड़ के ये जो ट्रॉपिकल स्टेट्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो स्टेट है, यहाँ आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप बिहार को ले लीजिए, बिहार का पॉपुलेशन को देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को ले लीजिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखिए, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन। आप गुजरात को ले लीजिए, राजस्थान का कुछ पोर्शन, मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन को ले लीजिए, पॉपुलेशन का आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है, या इसके जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं यूपी वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर सीवियर कहीं ड्राउट है, या सीवियर कहीं फ्लडेड एरियाज है, या सीवियर कहीं हीट है, टेम्परेचर बहुत है, जहाँ सैंडी कंडीशंस है, वहाँ पॉपुलेशन स्पार्स है। जहाँ का एग्रीकल्चरल अवेलेबिलिटी ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है, वहाँ डेंस पॉपुलेशन। तो ये जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये रोल प्ले करता है सर्वाइवल ऑफ द पीपल, क्योंकि वहाँ लाइवलीहुड का सोर्स ज्यादा बेटर है। इसीलिए ये जो कंडीशंस है अभी जो मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द माइग्रेशंस ऑफ द पीपल। लोग कहाँ जाएंगे? गरीबी है बिहार में, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, आज टॉप पर है इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल डू नॉट लीव द स्टेट, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अब इन बिहार का पार्ट में अगर आप गया देखिए और जहानाबाद देखिए, या फिर नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा, इसके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। कहीं बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, रेनफॉल का एरिया देख लीजिए, कहीं का क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल मॉडरेट है, कहीं टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, कहीं ठंडक के दिनों में भी टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार का देखिएगा तो ऐसा आपको फाइंड आउट, और उसके हिसाब से पॉपुलेशन देखिएगा तो डेंस है या स्पार्स है। माइग्रेशन टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर, एक वर्ड दिया नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर समझते हैं? अभी अगर 10th में आपने पढ़ा होगा ठीक से, तो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, और 11th में हम लोग थोड़ा सा बैक जाइए, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, जलजला आ जाता है, तो लोग कैसे अपने को बचाते हैं, ये कंडीशन, इसी को नेचुरल डिजास्टर भी। ड्राउट है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, या इवन वोल्केनिक इरप्शंस है, नेचुरल क्या था, नेचुरल जो भी चीजें हैं इसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज। जो भी अभी ये जो पेंडेमिक है, नॉट एपिडेमिक, ये पेंडेमिक है, विश्व महामारी। आप वर्ल्ड लेवल पर इसको पेंडेमिक कहते हैं। कोलेरा एपिडेमिक था, या डायबिटीज को पेंडेमिक कह सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पर ये बीमारी फैली हुई है। ये जो आपका कोरोना कोविड-19 है, ये पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक नहीं है। एपिडेमिक विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री, एक पर्टिकुलर प्लेस पर है। यहाँ तो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये डिजीज है, इसलिए इसका नाम है पेंडेमिक। ये कई साल के बाद कभी कभी इरप्ट होता है, इसको देखिएगा तो आप। किसी जमाने में प्लेग हुआ करता था, स्पेनिश वो फ्लो हुआ करता था, इन्फ्लुएंजा, इस तरह का ये सब बीमारी होती थी कि कई अभी 190 मोर देन 190 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप न्यूज से अपडेट हैं तो आप देखिएगा 212-15 कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस डिजीज। लगभग सारे कंट्रीज वर्ल्ड का कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से उसके इफेक्ट में है। इसलिए ये पेंडेमिक है, एपिडेमिक नहीं है। खाली इंडिया में होता तब ये एपिडेमिक होता, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पर है, इसीलिए ये पेंडेमिक है। तो ये माइग्रेशन नेचुरल डिजास्टर, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, लाइक अर्थक्वेक, लाइक सुनामी, लाइक ड्रॉट। ये एक नेचुरल डिजास्टर है। ये मैन मेड हम कह सकते हैं कि चाइना का रिजल्ट है या उसका दुष्परिणाम है, बैड कंसिक्वेंसेस है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये एक पेंडेमिक है, वो बाद की रीजन है। अचानक हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहा है, लोग वैक्सीनेशन निकाल नहीं पा रहा है,
लोग केवल सेफ्टी स्टेप्स ही ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन आज तक अभी इसका कोई मेडिसिन नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के समझ से बाहर है, बियॉन्ड है। ऐसे सिचुएशन में इसको हम नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं। तो किसी भी प्लेस पर जब नेचुरल डिजास्टर होता है तो वहां से भी लोग बचने की कोशिश करता है, वहां से लोग माइग्रेट हो जाता है, वहां से लोग भागते हैं। The tent cities erected in Turkey after 1999 earthquake, some of them are still there, and in other cases the residents have moved away to live with relatives and haven't come back. अचानक भागता है विदाउट एनी प्लान। मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि अचानक सुनामी आया था। अब सुनामी आया था 2004 में, आपको याद हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को, एशिया के कुछ कंट्रीज सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। मलेशिया था, इंडोनेशिया था, श्रीलंका था, इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था। ये सारे आप देखिएगा, साउथ एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज इन्वॉल्व था और लाखों में लोगों की जान गई थी सुनामी। ऐसे सूरत में किसी के पास प्लान नहीं था कि हम भाग के कहाँ जाए। उस वक्त जो वेव था, ओशन का जो वेव, उसका स्पीड था मोर देन 800 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन से भी भागते तो शायद बहुत कम लोग भाग पाता। गाड़ियों से, ट्रेन से और दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भागने की तो बात ही अलग थी, एरोप्लेन से। तो ऐसी सूरत पर कोई प्लान नहीं था। अगर 1 घंटा पहले किसी को पता चला तो वहां से भाग के वो दूसरे प्लेस पर चला गया, तो ऐसी सूरत में वो कहाँ जाएगा? कौन उसको एक्सेप्ट करेगा? किसके पास शेल्टर लेगा? तो दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में अगर लोगों के पास कोई रिलेटिव है अपना, तो वहां चला गया, तो फिर वो वापस नहीं आया। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको म्यांमार का, मतलब बर्मा का। रोहिंग्या मुसलमान भाग करके इंडिया के जम्मू कश्मीर में आ गया, या चाइना चला गया, या पाकिस्तान चला गया, जो भी बॉर्डर कंट्रीज हैं। तो ऐसे कंडीशंस में उसका कोई रिलेटिव नहीं भी हो तो किसी पर्टिकुलर ओपन प्लेस पर या फैलो लैंड में जाके बस गया, अपना टेंट बनाया, रहने लगा नोमैडिक लाइफ की तरह, और फिर वहां से जाकर के वो अपना लाइवलीहुड, चाहे वो बेगिंग करे या छोटा मोटा कोई काम करे, या अपने को प्रूफ करे कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे खाने तक का कोई चीज मिल जाए आपसे। तो ऐसे में कोई प्लान नहीं होता है लोगों के पास। तो जब नेचुरल डिजास्टर होता है तब भी माइग्रेशन हो जाता है। आगे नहीं बढ़ा, देखो 16। एक इसको नोट कीजिए, सोशल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। हेलो सर, नोट करो बेटा इसको। सोशल इकोनॉमिक कॉज के बाद सोशल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन टू स्प्रेड रिलीजन, माइग्रेशन to reunite with family, friends, etc. who have previously migrated, migration to spread a political philosophy such as Marxism, democracy, etc. जल्दी नोट करो, टाइम कम है। कल इसी टाइम 9 बजे सारे बच्चे को, आज तेरे बच्चे हैं, ये बहुत गलत बात है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा प्रिंसिपल सर को। रियली आई एम टेलिंग यू, 1 घंटे से बैठे हैं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। सर आप 40 मिनट्स के बाद फिर से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फिर दूसरे का ना टाइम टेबल है, 1 ही घंटा दिया है ना, 9 to 10। अंकिता है, विदिशा है, जुक्ता है, किंजल है, माही है, मयूक है, प्रेमजीत है, इसके बाद रितम है, संदीप है, सौभिक है, सुमिता है, सुप्रकाश है। ये कौन है? रीम 3, रियलमी 3, ये नाम भी करके ये सब क्या क्या टाइटल लगते हैं आप लोग? सर संदीप है वो। संदीप है, उसको बोलो नाम दे बेटा। क्या डीजे कर क्या? सर साइड में लिखा है ना संदीप, रियलमी 3 प्रो संदीप करके। और सबको सुप्रकाश, एक बार तुम बेटा सबको ये कर दो। ये गलत बात है, इतना पुअर अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है सर, एकदम कह देना बेटा, कल हमको, मैं 9 बजे से 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट्स बिफोर
9 o'clock में आपको इनवाइट करता हूँ, मैं खुद ऑनलाइन होता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। और सब नोट करो, फिर मैं जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर आप लोग कहिएगा तो हमको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, तैयार है क्लास लेने की। जब कोई और क्लास नहीं हो आपके पास, और क्लास नहीं हो, मैं दिन भर फ्री रहता हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ क्लास, तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन सब ही जुड़े। इसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, मैप स्किल कराऊंगा, अच्छे से क्लास को करिए बेटा, सबको कहिए कि जुड़े। बाद में मेरा ये था वो था, नेटवर्क प्रॉब्लम हमको सबसे ज्यादा है यहाँ, स्काइप में जुड़ने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं है। आप लोगों ने जो सजेस्ट किया था मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, उसमें नहीं आ रहा है। अभी फट से भी कट जाएगा, अभी 40 मिनट 50 मिनट का रहता है, 1 घंटे का पीरियड है। सोशल माइग्रेशन को नोट कीजिए, इकोनॉमिक माइग्रेशन, सोशल माइग्रेशन नोट करते जाइए क्लास और कॉपी में। आगे बढ़ाओ ना थोड़ा सा। थोड़ा सा बढ़े, नोट हो जाए। 2 मिनट बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच ले, 1 मिनट। नहीं तो इसको ये कर लो बेटा, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्क्रीनशॉट में तो ले लो उसको फटाफट, क्योंकि टाइम। हाँ सर मैं ले चुका हूँ। और सब बच्चे को बता दो बेटा, सब ले ले, क्योंकि टाइम इसमें ये क्या हुआ है। ले लिया सर, सर ले लिया सर, मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा स्क्रीनशॉट ही ले ले रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सबको, 40-50 मिनट से ज्यादा देता नहीं है इसको। हम इसको कल डिस्कस करेंगे, और सबको आज थोड़ा सा प्लीज, ये मेरा सेशन है, सबको बोलो कल ऐड होने के लिए 9 बजे से 5 मिनट पहले। अच्छा, दीपानिता नहीं आई है आज, आनिया नहीं आई है। नो सब सर, सब व्हाट्सएप पे प्रेजेंट दिए, लेकिन इधर कोई